दोपहर के लगभग 1 बजे के करीब मोहन जी जब भी अपने ऑफिस से वापस अपने घर आते थे, उनके मोहल्ले के सारे बच्चे स्कूल चले जाते थे, इसलिए पूरा मोहल्ला सुनसान हो जाता था। लेकिन हर रोज़ एक बच्चा उन्हें ऐसा मिलता जो उनसे भीख मांगता रहता और कहता, बाबूजी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। मोहन जी को उस पर दया आ जाती और वे उसे रोज़ ही कभी 10 रुपये तो कभी 20 रुपये दे दिया करते। लेकिन एक दिन रेलवे के सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। मोहन जी भी रेलवे में कर्मचारी थे। हड़ताल की वजह से मोहन जी ऑफिस ना जाकर अपनी पत्नी के साथ घर पर ही रहते। एक दिन किसी काम से मोहन जी और उनकी पत्नी बाजार गए तो रोज की तरह जिस रास्ते से वो वापस आते थे, उस रास्ते से ना आकर दूसरे रास्ते से वापस आ रहे थे। लेकिन वो लड़का रोजाना मोहन जी के आने का इंतज़ार करता रहता। जब दोपहर से शाम होने लगी तब वो लड़का निराश होकर वहाँ से जाने लगा। तभी उसे मोहन जी अपनी पत्नी के साथ दूसरे रास्ते से आते हुए दिखाई दिए। उसने उन्हें जोर से आवाज़ लगाई, बाबूजी, बाबूजी। तभी मोहन जी की पत्नी बिमला जी को उसकी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया एक लड़का उन्हें आवाज़ लगा रहा है और हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी बिमला जी ने कहा, अजी गाड़ी रोकिए ना, कोई आपको आवाज़ लगा रहा है। तभी मोहन जी को याद आया कि आज तो उन्होंने उस लड़के को पैसे दिए ही नहीं, शायद वही आवाज़ लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी किनारे पर खड़ी की और उसके पास आने का इंतज़ार करने लगा। जब वो लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 10 रुपये निकाल कर दे दिए। बिमला जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हो जी? तब उस लड़के ने कहा, मैम साहब, मेरा नाम राजू है, मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, इसलिए मैं भीख मांगकर खाता हूँ। इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिमला जी ने 100 के 4 नोट अपने पर्स से निकाले और उसे देते हुए कहा, लो बेटा, इन पैसों से कुछ काम करो, लेकिन आज के बाद कभी भी भीख नहीं मांगना। एक बार भीख मांगना मतलब 100 बार मरने के समान होता है। बिमला जी की बात राजू के दिल को छू गई। उसने उनके दोबारा दिए गए सारे रुपयों को अपनी पैंट के जेब में रखा और मन ही मन में ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो कुछ दूरी पर गया, उसने देखा एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं है। वो पैरों से ही कई ऐसे करतब दिखा रहा है कि उसके करतब को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे और तालियों की गड़गड़ाहट से उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। वो आदमी जिसके साथ आया था, उन्होंने वहां उपस्थित जनता को माइक से अनाउंस करके बताया कि उसके जन्म लेते ही इसके माँ बाप ने इसे झाड़ियों में फेंक दिया था क्योंकि ये विकलांग था। उसी समय मैं वहां से गुजर रहा था। मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो पाया कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा ये मुन्ना था। उन्होंने इसे इसलिए फेंक दिया ताकि इससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और ये नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन वे लोग ये नहीं जानते थे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। राजू ने उसकी ये कहानी सुनी तो उसे अपनी कहानी लगी। लेकिन राजू ने सोचा, भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए हैं, फिर भी वह कितनी कुशलता के साथ खुश होकर लोगों को करतब दिखाता है और पैसे कमाता है। और भगवान ने मुझे तो सही सलामत 2-2 हाथ दिए हैं, तो मैं भगवान से शिकायत क्यों करूं कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों बनाया। सोचने के लिए बुद्धि दी है, काम करने के लिए हाथ और चलने के लिए पैर और देखने के लिए आंखें दी है, तो फिर मुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। नहीं नहीं,
आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाऊंगा। जब वह आदमी विकलांग होकर मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस फिर क्या था, कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। बस वही हुआ राजू के साथ भी। राजू कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में उसे एक आलू से भरा ठेला वाला दिखाई दिया। वो उसके पास से गुजर रहा था कि उसने देखा वह ठेला वाला बहुत परेशान नजर आ रहा था। उसने उससे पूछा, क्या हुआ चाचा, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तब वो आदमी अपना मुंह छुपाकर रोता हुआ बोला, अभी अभी मेरे घर से फ़ोन आया है कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और मैंने कल ही ये सारे आलू खरीदे हैं अपने घर जाने के लिए। अब मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कहकर वो आदमी फिर से रो पड़ा। राजू उसे चुप कराते हुए बोला, चाचा ये आलू कितने के हैं? बेटा वैसे तो मैंने इन्हें 400 रुपये में खरीदा है, लेकिन इन्हें पूरा बेचने के बाद मुझे लगभग 600 रुपये मिल जाते। अगर कोई मुझे 400 रुपये भी दे दे तो मैं ये सारे आलू दे देता, लेकिन मैं किससे कहूँ इन्हें लेने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उस आदमी ने कहा तो राजू बोला, चाचा मेरे पास पूरे 410 रुपये हैं, आप चाहो तो 10 रुपये का मुनाफा लेकर ये सारे आलू मुझे बेच सकते हो। राजू की बातें सुनकर उस ठेले वाले की तो बाँछें खिल गई। उसने खुशी खुशी राजू को ठेला सहित सारे आलू दे दिए और पैसे लेकर वहाँ से चला गया। राजू अब उन आलूओं को वहाँ से लेकर चला गया जहाँ वो रात को सोता था। उसका अपना तो कोई घर था नहीं, वो उस छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसने उस ठेले को वहीं पर खड़ा कर दिया। रात भर चूहे आलू को बड़े मज़े से खाते रहे। सुबह उठकर जब राजू ने देखा तो बहुत से आलू आधे अधूरे हो गए थे। उसने उन्हें निकालकर अलग किया और कुछ आलू सड़ गए, इसलिए राजू को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, भीख मांगना 100 बार मरने के समान होता है। इसलिए उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे उसे जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। दूसरे दिन जब वो उन आलूओं को बेचने के लिए गया तो उसे मुश्किल से 300 रुपये मिले। राजू 400 के बदले 300 रुपये पाकर थोड़ा निराश तो हुआ, लेकिन उसने अपने मन को फिर से मजबूत किया और सोचा उसे सब्जी का नहीं बल्कि कुछ और धंधा करना चाहिए। वो खाली ठेला धकेलते हुए मार्केट की तरफ चला गया। सुबह सुबह जाते हुए उसने देखा एक चाय के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई है। वो भी वहाँ जाकर चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि वो चाय वाला किस तरह से चाय बना रहा है और लोग चाय को किस हद तक पसंद करते हैं। उसने उस दिन वहीं की चाय खरीद कर पी, ये देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है, वो चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, चाचा आप ये चाय का धंधा कब से करते हैं? तब चाय वाले ने बताया कि ये धंधा उनके पिताजी भी किया करते थे। राजू ने सोचा तभी ये कितनी कुशलता से चाय बना रहे हैं, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊंगा? उसने उस चाय वाले से पूछा कि क्या मैं भी ये धंधा कर सकता हूँ? तब उस चाय वाले सज्जन ने कहा, हाँ बेटा कर तो सकते हो, लेकिन यहाँ आसपास नहीं, क्योंकि सारे ग्राहक तो मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है। इसलिए तुम ऐसा करो, बाजार के दूसरे छोर पर अपना ठेला लगा लो। राजू उस सज्जन की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसी दिन अपना ठेला लेकर बाजार के दूसरे छोर पर चला गया। चाय बनाने के लिए
सारे सामान की व्यवस्था करने लगा और वहीं अपना ठेला लगाकर और अपने रहने की भी व्यवस्था कर ली। अब वो अपनी पुरानी झोंपड़ी में सोने के लिए भी नहीं चाहता था। अब राजू सुबह रोज जल्दी उठता, नहा धोकर भगवान की पूजा करता, भगवान का नाम लेकर ही आगे चलता और चाय भी बनाता। राजू सुबह से ही चिल्लाता रहता, आइए आइए, चाय पीकर अपना शुभ दिन बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? चाय पीकर ही तो अपना मूड ठीक बनाएंगे। राजू ये सब इतनी मासूमियत से कहा करता था कि चाहे कितना भी कठोर दिल इंसान हो, उसका भी दिल पिघल जाता और उसके पास रुककर एक कप चाय जरूर पीकर जाता। उसकी चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि कोई चाय प्रेमी तो एक के साथ एक और कप चाय पीकर जाता था। कुछ ही दिनों बाद राजू इतना फेमस हो गया कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर राजू चाय वाले का नाम ही रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में भी काफ़ी फर्क पड़ने लगा था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी राजू चाय वाले की चाय पीकर देखूं, वो ऐसी कैसी चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। तब वो सज्जन राजू की दुकान पर गए तो राजू ने उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपनी दुकान में बैठाया और उन्हें चाय पिलाई। जब वो उसे चाय का पैसा देने लगे तो राजू बोला, नहीं चाचा, आपसे ही मैंने ये काम सीखा है, इसलिए आप मेरे गुरु हुए और गुरु से कोई शिष्य पैसे ले ये शोभा नहीं देता। उस चाय वाले ने सोचा क्यों ना राजू से अपनी परेशानी भी बता दूं, ताकि राजू अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले, ताकि उनके ग्राहक बने रहे। लेकिन राजू की मासूमियत को देखकर उनका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वे राजू से कुछ भी कहे। लेकिन उनका उदास चेहरा देखकर राजू ही बोल पड़ा, क्या बात है चाचा, आप उदास लग रहे हो? वे सज्जन व्यक्ति बोले, बेटा राजू, मैं कैसे कहूँ, किस मुंह से कहूँ अपनी परेशानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है मैं अगर अपनी परेशानी कहूँगा तो तुम्हारा भी दिल टूट जाएगा। राजू बोला, चाचा आप एक बार बोलकर तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तब वो सज्जन हकलाते हुए बोले, राजू बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है ना, तब से मेरी दुकान में ग्राहक ना के बराबर हो गए हैं बेटा। बेटा मैं क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और यहाँ से मेरा घर पास पड़ता है, इसलिए मैं यहीं पास में ही अपना चाय का ठेला खोलना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर दुकान लगाने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसका उल्टा होने वाला है। और वो अपना मुंह लटकाए चुपचाप उठ गए। राजू चहकते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिए घुटनों के बल बैठते हुए बोला, बस इतनी सी बात है चाचा, इस परेशानी को हम चुटकी में हल कर देते हैं। वो कैसे बेटा? अरे चाचा, मेरा ना ही कोई घर है और ना ही परिवार, मैं अपना ठेला लेकर किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूँ। आप मज़े से अपना कारोबार जमा कर निश्चित होकर करते रहिएगा। राजू की बातें सुनकर वो चाय वाला आश्चर्यचकित होकर राजू को देखते ही रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वे राजू को मन ही मन ढेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चले गए। राजू ने दूसरे दिन ही अपना सारा सामान लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वो वहां से कहाँ जाए उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माँ पिताजी की कमी खल रही थी कि काश आज उसके भी माँ पिता होते तो उसका भी परिवार होता, तो वो भी कह सकता था कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार वालों से पूछता कि अब वो कहाँ जाए।
लेकिन अफसोस कि उसका अपना कहने के लिए कोई नहीं था। फिर उसने खुद को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया कि एक दिन वो भी वक्त को बदल कर रहेगा और अपने आंसू पोंछे और पहुंच गया दूसरे शहर में और मन ही मन बोला, अब तो आप खुश रहना चाचा, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और लग गया अपने काम में। वहाँ भी वो वही लाइन दोहराता जो लाइन वो पहले दोहराता था। एक दो दिन तो ग्राहक थोड़े कम थे। राजू ने चाय भी कम ही बनाई थी क्योंकि उसे मालूम था नई जगह में उसे पहचान बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर धीरे धीरे राजू के वे मासूम भरे शब्दों से प्रभावित होकर लोग वहाँ रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है, यहाँ पिए या कहीं और, अगर इस मासूम के पास पी लेंगे तो इसका भला हो जाएगा। ऐसा सोचकर कुछ लोग उसके पास रुककर चाय पीते तो कोई उसकी वो मासूमियत भरी लाइनों को बार बार बोलने के लिए कहते और चाय का मज़ा लेते। इस प्रकार राजू धीरे धीरे वहाँ भी अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीर घरों के लोग अपने घर की छोटी मोटी पार्टी में राजू चाय वाले को अपने घर का ऑर्डर देने लगे, जिससे राजू की अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब राजू ने उसी शहर में मार्केट के बीचों बीच एक प्लॉट खरीद लिया और धीरे धीरे घर भी बनवाने लगा। उस घर को ऐसा बनवाया कि नीचे पूरी दुकान के लिए कमरे बनवा दिए और ऊपर अपने रहने के लिए बनवा लिया। और देखते ही देखते राजू चाय वाले का डबल से ट्रिपल बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे। उसने एक सुशील संस्कारी लड़की देखकर शादी भी कर ली। उधर मोहन जी और बिमला जी धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने भी अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे मोहित और रोहित अपने पैरों पर खड़े हो गए। दोनों बेटे अपने माँ बाप से दूर दूसरे शहर में रहते थे। जब भी बिमला जी का मन करता अपने पोता पोतियों से मिलने का तो वे अपने पति मोहन जी से बार बार उनसे मिलने जाने के लिए कहती, तो वे उन्हें मिलवाने के लिए लेकर अपने बेटे बहू के पास चले जाते। लेकिन बेटे बहू उनके पास तीज त्योहार पर भी मिलने नहीं आते थे। जब तक मोहन जी की रेलवे में नौकरी थी, बेटे बहू हर त्योहार में उनसे मिलने आते, उनके लिए उपहार लाते। लेकिन जब से मोहन जी रिटायर हुए तब से तो बेटे बहू की नज़रों में वे दोनों कबाड़ की वस्तु ही बनकर रह गए। मोहन जी तो अपने मन को मना लिए थे कि बच्चों को अपनी आज़ादी से जीने दो, लेकिन बिमला जी को अपने पोता पोतियों की बहुत याद आती रहती थी। इसलिए वे बहुओं के द्वारा कई बार अपमानित होकर भी पोते पोतियों के मोह के कारण उनके पास जाने की जिद करती रहती थी। और बिमला जी का मन रखने के लिए मोहन जी उन्हें लेकर जाते, लेकिन कुछ ना कुछ बात को लेकर बहुएं उन्हें उल्हाना देती रहती। मोहन जी हैरान रह जाते बिमला जी के मोह माया को देखकर। जो औरत स्वयं दूसरों को जीवन भर आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही आज सिर्फ अपने पोता पोतियों की एक झलक मात्र के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी खुशी सहन कर लेती है। सही कहते हैं, लोगों को मूल से ज़्यादा ब्याज से प्यार होता है। इसे साबित कर दिया बिमला जी ने। ये सोचकर मोहन जी मुस्कुराकर रह जाते। ऐसा नहीं था कि मोहन जी को अपने पोता पोतियों से प्यार नहीं था, वे भी अपने पोता पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसलिए तो वे भी बिमला जी को बिना मना किए अपने बेटे बहू के घर लेकर चले जाते थे। फिर चाहे बहू उन्हें चार बातें सुना दे, थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन बिमला जी ये कहकर मरहम का काम कर देती थी कि अरे अपने ही तो बच्चे हैं, अपनों के कहने का क्या बुरा मानना। फिर क्या था,
मोहन जी भी चुप हो जाते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब दोनों बेटे बहू अपने पिताजी के पास आकर रोते हुए कहा, पापा हमारी नौकरी छूट गई है, क्योंकि बॉस का कहना है कि या तो कुछ दिनों तक विदेश में रहो वरना ये नौकरी छोड़ दो। अब हम अपने परिवार को छोड़कर विदेश तो जा नहीं सकते ना, इसलिए आपसे मदद मांगने आए हैं कि आप अपने रिटायरमेंट के पैसे अगर हमें दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। और अब आप लोग भी तो रोज के रोज बूढ़े होते जा रहे हो, तो आप लोगों को भी तो बेटे बहू नाती पोते के साथ की ज़रूरत होगी। इसलिए आज से आप दोनों हम दोनों भाइयों के पास रहेंगे। मोहन जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा, आज तक जिन बच्चों ने हमें एक बार भी अपने घर में मान सम्मान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान मनुहार के साथ मीठी मीठी बातें करके अपने साथ रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन वही बिमला जी तो अपने बेटे बहू की बातों में आकर अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ नहीं पाई और अपने पति से कहने लगी, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं जी, अब हम बूढ़े हो चले हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों का साथ तो चाहिए ही होगा ना। तो कल ना जाते हुए आज ही सही अगर हम बच्चों को पैसे सही समय पर दे देते हैं तो वे अपने परिवार के साथ साथ हमारे लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा कर ही सकते हैं। बिमला जी के बार बार कहने पर मोहन जी मान गए और उन्होंने अपने सारे पैसे दोनों बेटों को बराबर बराबर बांट दिया और दूसरे ही दिन अपने अपने परिवार को लेकर जाने लगे। तो बिमला जी बोली, अरे बेटा तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग अपने घर जा रहे हो? तब बड़ा बेटा मोहित बोला, हाँ माँ, रात में ही एक डीलर का फ़ोन आया था, अगर मैं उससे आज की आज नहीं मिला तो मैंने जिस रेट में धंधे के लिए बात की है वो कैंसिल कर देगा, इसलिए मुझे जाना होगा। तभी रोहित भी अपना बैग और अपना परिवार लेकर निकला। तो बिमला जी बोली, बेटा क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? हाँ हाँ, नहीं नहीं माँ, दरअसल माँ बात ये है कि जिस ऑफिस में मैं काम करता था ना, उस बॉस का फ़ोन आया था। उसने कहा है अगर मैं आज की आज अपना रिज़ाइन लेटर देता हूँ तभी मुझे पीएफ के पैसे मिलेंगे, वरना एक भी पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे भी जल्दी ही जाना पड़ रहा है। तभी बिमला जी बोली, अरे वो सब तो ठीक है, परंतु हम दोनों को कौन लेकर जाएगा, इसके बारे में क्या सोचा है तुमने? तब दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तब बड़ा बेटा मोहित बोला, अरे माँ आप चिंता क्यों करती है, हम लोग आएंगे ना आप लोगों को लेने, और आप लोग कहीं दूसरे के घर में थोड़ी ही रहते हो, और ना ही आप लोगों को हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप लोग मज़े से रहिए, हम दोनों भाइयों में से जिसको भी टाइम मिलेगा आप लोगों को आकर ले जाएगा। तभी बिमला जी बोली, अरे बेटा हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रात में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ ही तैयार हो जाते। अरे माँ, हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए आप लोगों को जगाना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं माँ, आप तब तक अपनी सभी सहेलियों से मिल भी लेना और सारे सामान भी पैक करके रख लेना, ताकि हमें बार बार गांव ना आना पड़े। और दोनों बेटे बहुओं ने बिमला जी के पैर छुए और निकल गए। बिमला जी अपने बेटों को ढेरों आशीर्वाद दे रही थी कि उनके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। तब तक मोहन जी सोकर भी नहीं उठे थे। जब वे सोकर उठे तो देखा पूरा घर शांत और वीरान लग रहा था। उन्होंने बिमला जी को आवाज़ लगाई, बिमला, ओ बिमला। जी अभी आई, कहती हुई बिमला जी गर्म पानी लेकर अपने पति के पास गई तो उन्होंने पूछा, अरे आज पूरा घर सूना सूना सा लग रहा है, बच्चे कहाँ हैं? बिमला जी ने मायूस होकर जवाब दिया, अजी वे दोनों तो
अपना अपना परिवार लेकर चले गए, क्योंकि उन्हें ज़रूरी काम आ गया था। आपको उन्होंने इसलिए नहीं जगाया क्योंकि आप अभी कुछ दिनों से रोज ही रात में देर से सोते थे, इसलिए आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई होगी। ऐसा सोचकर बच्चों ने आपको नहीं जगाया और मुझसे कहा है, पापा से हमारी तरफ से माफ़ी मांग लेना। देख रहे हैं हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार और जवाबदार हो गए हैं। बिमला जी की निस्वार्थ प्रेम भरी बातें सुनकर मोहन जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी पत्नी कितनी भोली है। इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वे अपने बेटों की सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे। लेकिन वे अपने बेटों की मक्कारी को समझ रहे थे कि वे लोग यहाँ सिर्फ पैसा लेने ही आए थे और पैसे मिलते ही गायब हो गए। उन्हें अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तो हमें अपने साथ चलने के लिए भी नहीं बोले और अपना उल्लू सीधा होते ही चुपचाप निकल गए। जब 1 महीने 2 महीने बीत गए तब बिमला जी मोहन जी से बोली, क्यों जी, बच्चे जब से यहाँ से गए हैं तब से ना ही हमको एक बार भी फ़ोन किया है और ना ही लेने आए हैं, जबकि वे लोग तो बोल कर गए थे कि हमें जल्दी ही लेने आएंगे। मोहन जी मुस्कुरा दिए और चुपचाप रह गए। फिर कुछ दिनों बाद मोहन जी अचानक अपने घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आई थी। बिमला जी ने अपने पड़ोसियों की मदद से उन्हें पास के ही अस्पताल में पहुंचाया। वहां जाने पर डॉक्टर ने बताया कि उनके कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। शायद मोहन जी कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की बातें सुनकर बिमला जी घबरा गई। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। उनके पास जितने पैसे थे तब तक तो उन्होंने मोहन जी का इलाज करवाया, लेकिन जैसे ही उनके पास पैसे ख़त्म होने लगे उन्हें घबराहट होने लगी। फिर उन्होंने अपनी पड़ोसन कविता को फ़ोन पर सारी बात बताई कि उनके पास के सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब वे क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी कविता जी बोली, अरे बिमला, जो पैसे तुमने अपने बेटों को दिए थे अब तो पूरे 4 महीने होने जा रहे हैं। अब तक तो वे दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा रहे होंगे, तो क्यों ना तुम उनसे ही कम से कम अपने ही पैसे मांग ले। बिमला जी को कविता की सलाह अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े बेटे मोहित को फ़ोन लगाया और वहाँ की सारी बात बताई कि किस तरह उसके पापा के कमर की हड्डी में चोट आई है। अगर उनका ऑपरेशन सही समय पर ना किया गया तो कहकर वे फफक कर रो पड़ी। मोहित ने कहा, माँ आप शांत हो जाइए, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने पैसे दिए थे वो सारे तो मैंने खर्च कर लिए। अगर रोहित के पास होंगे तो आप उससे बात करके देख लीजिए, मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फ़ोन करता हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। बिमला जी मोहित की बातें सुनकर दंग रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे अपने जिन बेटों को आज्ञाकारी, समझदार और जवाबदार समझ रही थी, समय आने पर वो ऐसा जवाब देंगे। फिर भी मजबूरन उन्होंने रोहित को फ़ोन लगाया और उसे भी सारी बात बताई, तो उसने भी कह दिया, क्या माँ, आपको क्या लगता है पैसे एक जगह रुकने वाली चीज़ है क्या? वो तो इधर से आता है और उधर जाता है, इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। मैंने तो सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए, अब आप अचानक पैसों की मांग कर रही हो तो मैं कहाँ से ला कर दूँ? मेरे पास तो पैसे की उम्मीद मत ही करना। और अपने पिता की तबीयत के बारे में पूछे बिना ही फ़ोन काट दिया। अब बिमला जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लौटा दिया, वही बच्चे समय आने पर अपने ही माँ बाप को आंखें दिखा रहे हैं। वे ये सब सोचकर बिलक बिलक कर रो पड़ी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी
और अपने सारे गहने जेवर बेचकर अपने पति का इलाज करवाती रही। उस बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए। तब बातचीत के दौरान बिमला जी ने उन्हें बताया कि किस तरह उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसलाकर सारे पैसे ऐंठ लिए और जब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आंखें दिखा रहे हैं। तब सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों पर दबाव बनाया कि उन दोनों को अपने माँ बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। वे लोग अभी उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कब करेंगे। माँ बाप इसी दिन के लिए तो अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और तो और तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के रिटायर होने के बाद उनसे सारे पैसे भी मांग लिए और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आई है तो तुम दोनों उन्हें ऐसे तेवर दिखा रहे हो। ये तो बहुत ही गलत बात है। तुमको अभी की अभी तुम्हारे पिता को अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना हमें दूसरा रास्ता भी आता है। ऐसे लोगों द्वारा धमकी देने पर बड़े बेटे मोहित ने अपने पापा मम्मी को बेमन से ही सही अपने घर में लेकर गया, क्योंकि उसकी पत्नी रीना घर पर ही रहती थी और रोहित की पत्नी ऑफिस जाती थी, इसलिए वो उनकी सेवा नहीं कर पाती थी। अब मोहन जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ की फीस और दवाइयों के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। मोहित तो 8 दिनों में ही खर्चे करके थक गया। उसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और अपनी माँ से साफ साफ कह दिया, माँ, पापा के इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्चा नहीं उठा सकता। तब बिमला जी बोली, बेटा, रोहित से बोलकर उससे भी मदद ले लो ना, उसे भी तो पैसे दिए हैं तेरे पापा ने। बिमला जी के इतना कहने की देर थी कि मोहित का गुस्सा फट पड़ा। वो मारे क्रोध के चिल्लाता हुआ बोला, क्या माँ, आप लोगों ने चंद पैसे क्या दे दिए, हम पर एहसान कर दिया है क्या, जो बार बार एक ही बात कहकर हमें जलील करती रहती हो। सारे रिश्तेदारों में आपने हमारी थू थू करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, जो आए दिन बस अपने पैसों का ही धौंस देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको, बता देना, मैं अभी की अभी दे देता हूँ और यहाँ से अभी की अभी चली जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, कहकर चिल्लाता हुआ वहाँ से चला गया। बेचारी बिमला जी आंसू बहाती वहाँ बैठी रही। तभी उनकी बहू रीना आई और बोली, ले बुढ़िया, अब पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, तुझे तो बहाना चाहिए मेरे पति को ताने मारने का। बहुत घमंड है ना अपने पैसों का, तो अब पैसों को ही खाकर रहना, और खबरदार जो दोबारा मेरे घर में पैर भी रखा तो, कहकर वो भी अपने कमरे के अंदर चली गई। बिमला जी अपने बेटे बहू के ऐसे रवैये से अवाक ही रह गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। उन्होंने जल्दी से घर के सारे काम किए और अपने पति के लिए टिफिन में थोड़ी सी रोटी और सब्जी लेकर अस्पताल जाने के लिए निकल गई। वहां जाकर अपने पति को रोटी सब्जी खिलाई। तब तक नर्स ने आकर कहा, मैडम, आप डॉक्टर साहब से जाकर मिल लीजिए, वो कब से आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ थी ही नहीं। बिमला जी दौड़ी भागी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया, मोहन जी के ऑपरेशन में 5 लाख रुपए लगेंगे। बिमला जी को 5 लाख का नाम सुनते ही चक्कर आने लगे। वे मन ही मन सोचने लगी, काश हमने अपने दोनों बेटों को 20-20 लाख रुपए ना दिए होते तो आज कितने अच्छे से इलाज करवा लेते, और बेटे बहू भी आगे पीछे घूमते रहते। सारी गलती तो मेरी ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती तो मेरे पति इन नालायकों को पैसे ना दिए होते, लेकिन मेरी आंखों में तो पुत्र मोह की पट्टी बंधी हुई थी। ऐसा सोचकर वे उसी समय रो पड़ी और अपने आप को संभालते हुए बोली, सर, मैं पैसों की व्यवस्था करने के बाद आपको बता देती हूँ। डॉक्टर बोले, जितना लेट करोगे उतनी ही परेशानी बढ़ेगी और खर्चे भी। बिमला जी अब क्या करें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें मालूम था कि अगर वे रोहित को फ़ोन लगाएंगी
तो उसका जवाब क्या होगा। फिर भी मरती क्या ना करती। उन्होंने हिम्मत करके फ़ोन लगाया। बार बार फ़ोन लगाने के बाद भी उसने बिमला जी का फ़ोन नहीं उठाया। तो बिमला जी ने सोचा क्यों ना वे उसके घर ही चली जाए, ताकि आमने सामने बैठकर बातें करने से शायद वो समझ जाए। और वे निकल पड़ी रोहित के घर जाने के लिए। जब वे रोहित के घर गई तो उसके घर में ताला लगा था। उन्होंने जब उनके पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया उसने तो ये मकान बेच दिया है और दूसरी जगह घर खरीद कर रहता है। जब उन्होंने वहाँ का एड्रेस पूछा तो किसी ने नहीं बताया। बिमला जी परेशान होकर वहाँ से वापस अस्पताल जाने के लिए बदहवसी पागलों की भांति कभी दौड़ती कभी चलती हुई जा रही थी कि उनकी टक्कर एक कार वाले से हो गई। वो कार वाला उन्हें टक्कर मारकर तेज गति से वहां से भागने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ही दूरी पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी। उन्होंने उसे देख लिया और तुरंत उस गाड़ी को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया और उस आदमी को भी कहीं नहीं जाने के लिए कहकर उन्होंने वहां उपस्थित कुछ लोगों से उन्हें उठवाने के लिए कहा। जब बिमला जी को उठाया गया, पानी पिलाया गया तो वे ठीक हो गई। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वे हक्की बक्की रह गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा रोहित ही था। उसने जब अपनी माँ को देखा तो उसने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बोला, अरे माँ, आप यहाँ? अब पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आप और पापा से ही मिलने के लिए जा रहा था। बेचारी बिमला जी ने रोहित के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने कहा, हाँ तो बेटा चल ना, जल्दी से अस्पताल चल, वहाँ तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पुलिस वाले बोले, अरे ये क्या माजरा है? बेटा माँ को टक्कर मारकर भाग रहा था और माँ बड़े लाड प्यार से अस्पताल चलने के लिए कह रही है। ये क्या है? तुम अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? रोहित बोला, नहीं नहीं सर, मुझे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था तो गलती से माँ से ही टक्कर हो गई। अच्छा, तो तुम कार में और तुम्हारी माँ पैदल कहाँ घूम रही है? कहीं तुमने अपनी माँ को लड़ाई झगड़े करके घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? पुलिस वाले ने पूछा तो रोहित का तो हलक ही सूखने लगा। लेकिन बिमला जी को तो उस समय जल्दी से जल्दी अपने पति के पास अस्पताल पहुंचना था, इसलिए उन्होंने कह दिया, नहीं सर, मैं तो यहाँ पास के ही मंदिर में अपने पति की सलामती के लिए विनती करने आई थी। सुना है वहाँ माथा टेकने वालों की हर प्रकार की इच्छा पूरी होती है, और मेरे पास मोबाइल ना होने के कारण मेरे बेटे से बात नहीं हो पाई और ये जल्दी में अस्पताल पहुंचना चाहता था, इसलिए छोटा सा हादसा हो गया। कहती हुई बिमला जी अपने हाथ पैर में लगे चोट को ध्यान ना देते हुए उसकी कार में बैठ गई और जल्दी से रोहित को अस्पताल चलने के लिए कह दिया। पुलिस वालों ने भी रोहित को उसी समय सख्त हिदायत दी कि अगर तुमने अपने माँ बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। रोहित एक तरफ से तो अपनी माँ को टक्कर मारने और पुलिस वालों की नज़र में आने के कारण डर रहा था, तो दूसरी तरफ पुलिस वालों की हिदायत के कारण डर रहा था। इसलिए उस समय चुपचाप बिमला जी को अस्पताल लेकर चला गया। बिमला जी के साथ हुआ हादसा और मजबूरी में अपने पिता के पास गया। वहां जाकर देखा तो मोहन जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। बिमला जी ने उनके आसपास के बेड में लेटे मरीजों के अटेंडर से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऑपरेशन के लिए लेकर गए हैं। तब बिमला जी ने काउंटर पर जाकर पता किया कि उनका फीस किसने भरी है, तो उन्होंने बताया कि राजू नाम के सज्जन ने भरी है और दवाई गोली के लिए 10,000 एक्स्ट्रा भी जमा करवा दिए हैं ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो। उन्होंने आपका इंतज़ार भी किया लेकिन आप आई ही नहीं,
इसलिए वो चला गया। बिमला जी सोच सोच कर परेशान हो गई कि ये राजू कौन है जो इतना फीस यूं ही हम अजनबियों के लिए भर दी। मैं तो किसी राजू को नहीं जानती। फिर उन्होंने रोहित से राजू के बारे में पूछा तो उसने भी ना में सिर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद रोहित के पिता को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया गया। रोहित अपने पिता से मिला और अपने घर का एड्रेस अपनी माँ को दिया और वहाँ से चलता बना। कुछ दिनों बाद मोहन जी को छुट्टी मिल गई। बिमला जी ने मोहित को फ़ोन लगाया तो उसने कह दिया, इतने दिनों तक तो मेरे घर में रहे, अब रोहित के घर जाओ। बिमला जी ने अपने छोटे बेटे को फ़ोन लगाया तो उसने कहा, हम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी में गए हैं, आप लोग ऑटो में बैठकर आ जाइए। बिमला जी ने उनका घर देखा भी नहीं था, फिर भी ऑटो वाले को एड्रेस बताया तो उसने उस एड्रेस में पहुंचा दिया। अब दोनों पति पत्नी अपने बेटे बहू के घर आने तक उनके घर के बाहर ही भिखारियों की तरह भूखे प्यासे बैठे रहे। जब उनकी बहू मीरा शाम को आई और उन्हें अपने घर के सामने बैठा देखा तो वो तो उन्हें देखते ही आग बबूला हो गई और जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। जब वे दोनों अंदर आ गए तो वो उन पर बरस पड़ी। आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे? आपको मालूम था ना कि घर में दिन भर कोई भी नहीं रहता, बच्चे भी स्कूल के बाद ट्यूशन चले जाते हैं। आज आप जैसे फटीचर लोगों के कारण हमारे आस पड़ोस में तो हमारी नाक ही कट गई। आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि इनके घर में कौन भिखारी लोग आए हैं। मम्मी जी, अब चलिए जल्दी से उठो और लग जाइए काम पर। मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूँ और आप तो वहाँ अस्पताल में कुर्सी ही तोड़ी होगी, इसलिए अब दिखा दीजिए अपनी ताकत। बेचारी बिमला जी ने अस्पताल में रहते हुए ना ही एक दिन भी भरपेट खाना खाया था और ना ही रात भर भरपूर सोई थी। फिर भी वो अपना दुखड़ा किसे बताती, इसलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गई। उन्होंने सबसे पहले घर में झाड़ू लगाई, फिर सिंक में रखे बर्तन साफ किए। तब तक बहू ने चाय बनाई तो सभी ने चाय पी। तब तक रोहित भी आ चुका था। अपनी माँ को काम करते देख उसने कहा, अरे माँ, आपने घर में आते ही काम करना शुरू कर दिया, आज तो आराम कर लेती। तभी मीरा ने उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करते हुए देखा तो वो भी चुप हो गया। अब तो बिमला जी रोहित के घर के सारे काम करती और बदले में उन्हें केवल 2 टाइम का भोजन मिलता। समय यूं ही बीतता गया। अब मोहन जी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। बिमला जी तो घर के काम करती थी, लेकिन मोहन जी बैठकर खाना खाते थे, जो कि मीरा को अखरने लगा था। इसलिए उसने अपने पति से कहा, क्यों ना तुम्हारे पिताजी को लोगों के घरों में गार्डनिंग का काम करने भेज दिया जाए। घर में तो करते ही हैं, वैसे ही दूसरों के घरों में करेंगे तो 4 पैसे आने भी लगेंगे और इनका मन भी लगा रहेगा। रोहित बोला, देख लो, तुमको जो अच्छा लगे। मीरा ने दूसरे दिन ही अपनी पड़ोस वाली आंटी से कहकर मोहन जी को उनके घर पर ये कहकर भेज दिया कि ये हमारे गांव के नौकर है, अब ये हमारे पास काम करने आए हैं, इसलिए और किसी के घर काम हो तो बताइएगा। मोहन जी को भी लगा जैसे अपने घर के पेड़ पौधों की देखभाल करता हूँ, वहाँ भी कर दूंगा तो मेरा भी समय कट जाएगा। वे ये नहीं जानते थे कि उनकी बहू ने उन्हें नौकर बनाकर वहाँ भेजा था। तभी वहाँ आंटी आई और बोली, दादा, आपके बेटे बहू नहीं है क्या, जो आप लोगों को इस उम्र में भी लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। मोहन जी बोले, नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, रोहित मेरा बेटा ही है। तभी वहाँ आंटी बोली, दादा, आप कितने अच्छे हो, जरा हमारे घर के 2 घर बाद वाली मेरी सहेली के घर में भी ऐसा ही काम करना है, वहाँ भी यही काम करना है, अच्छी तरह से कर दीजिएगा। मोहन जी ने
हाँ में सिर हिला दिया। उधर बिमला जी को कुछ पता ही नहीं था। उन्हें लगता था उनके पति घूमने ही गए हैं। जब वे मोहन जी से पूछती कि आप सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो, तो भी उनसे कुछ नहीं बताते थे, वरना वो गुस्सा करती कि इतना काम करना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अपना मनोरंजन के लिए वे चले जाते थे। फिर कभी वो थक जाते तो किसी दिन नहीं भी जाते थे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी बहू उनके काम के बदले उनसे पैसे लेती है। जिस दिन वे काम नहीं करने जाते, उस दिन उस घर की मालकिन उन्हें खूब उल्टा सीधा सुनाती। एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन रोहित और मीरा के काम पर जाने के बाद मोहन जी उनके पड़ोस वाली आंटी के घर 2 दिन तक काम पर नहीं गए, तो वो दनदनाती हुई उनके घर आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे ओ खूसट बुड्ढे, कब तक काम पर नहीं आने का इरादा है? नौकर है, नौकर की तरह रह, वरना अगर तेरी मालकिन से शिकायत कर दूंगी ना, तो तुझे और तेरी पत्नी को एक दिन भी अपने घर में नहीं रखेगी, समझे? मैंने तेरे काम को देखकर पहले ही एडवांस में पैसे दे दिए हैं, उसका तो नाजायज फायदा उठा रहा है। इतनी उम्र हो गई है, आज नहीं तो कल भगवान के पास जाने लायक हो गया है। क्यों? क्या मेरा कर्जदार होकर मरना चाहता है? लालची कहीं के बुढ़े। इसने अपने गांव में भी ऐसा ही किया होगा, तभी तो इसे और इसकी पत्नी को अपने घर से क्या, अपने गांव से भी निकाल दिया गया होगा। तभी तो अपने पुराने मालिक के तलवे चाट रहे हैं ये दोनों। उसकी ऐसी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए। बिमला जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। फिर भी बिमला जी बोली, देखिए बहन जी, रोहित हमारा बेटा है, हम उसके माता पिता हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी जो आप ऐसी बातें कर रही है। तभी वो पड़ोसन बिमला जी को मारने के लिए हाथ उठाने लगी और बोली, मुझे बहन जी कहने वाली तू होती कौन है? नौकरानी है, नौकरानी की तरह अपनी हद में रह, कहकर मारने लगी। तभी मोहन जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ मैडम जी, हम सच में नौकर ही हैं, हमारी औकात नहीं है आप जैसे अमीर लोगों के साथ बात करने की, लेकिन आपको भी कोई अधिकार नहीं है मेरी पत्नी को मारने का। जब हमारे मालिक मालकिन आएंगे तब आप बात कर लीजिएगा। तब उसने कहा, अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही उनके जाने के बाद आई थी कि उन्हें तुम्हारी करतूत के बारे में पता ना चले और वे लोग तुम्हें अपने घर से धक्के मारकर बाहर ना निकाले। लेकिन तुम लोग तो इतने मूर्ख हो कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो हम क्या करें? ठीक है, अब तो मीरा के आने के बाद ही बात करूंगी, फिर देखना वो तुम्हारा क्या हाल करेगी। उनका हल्ला सुनकर बहुत सारे लोग उनके घर में जमा हो गए थे और दोनों को बुढ़ा बुढ़ियों की अकल सठिया गई है, ऐसा कहकर लोग हंस रहे थे। उनकी पड़ोसन ने अपने घर में जाकर मीरा को फ़ोन करके सारी बात बता दी। मीरा भी अपने सास ससुर पर बहुत क्रोधित थी। इधर उसके सास ससुर भी मीरा पर क्रोधित थे कि वो उन्हें नौकर नौकरानी कैसे कह सकती है। मीरा जब अपने घर गई तो पूरा घर साफ सुथरा था। उसने बिमला जी से कहा, माँ जी चाय बनाकर लाइए। बिमला जी बोली, मालकिन अभी लेकर आई, और उसने अपने आंसू पोंछते हुए चाय बनाकर उसके कमरे में ले गई। तभी रोहित भी आ गया। बिमला जी बोली, मालिक आपके लिए भी चाय लेकर आऊं क्या? रोहित बोला, ये क्या बोल रही हो माँ? तब मीरा बोली, सही तो कह रही है, इन्हें नौकर बनने का ही शौक है, तो हम क्या कर सकते हैं। और उस दिन की सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बता दी और ये भी बताया कि उसने उन्हें नौकर क्यों बताया, क्योंकि ये दोनों पहले ही दिन जब हमारे घर के सामने बैठे थे तब सभी लोगों ने इन्हें देख लिया था और मुझसे पूछ रहे थे कि वे लोग कौन थे, तो मैं क्या जवाब देती। इसलिए मैंने इन्हें नौकर बता दिया ताकि इनके साथ साथ हमारी भी इज्जत बनी रहे।
इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? हम अपने घर में इन्हें माँ बाप का सम्मान तो दे रहे हैं ना, फिर बाहर वाले इन्हें नौकर के रूप में जाने या परिवार या रिश्तेदार के रूप में क्या फर्क पड़ता है? रोहित बोला, हाँ माँ, मीरा ठीक ही तो कह रही है। बेटे की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक देखते ही रह गए। कहाँ तो उन्हें लगा था कि उनका बेटा उनका पक्ष लेगा, लेकिन उसने तो अपनी पत्नी का ही पक्ष लेकर उन्हें एक ही पल में पराया कर दिया। दोनों माता पिता उसे कुछ नहीं कह पाए और अपने कमरे में चले गए। उस रात उन दोनों ने खाना भी नहीं खाया, लेकिन किसी ने भी उन्हें खाना तो क्या, पानी के लिए भी नहीं पूछा। देर रात जब मोहन जी को प्यास लगी तो उन्होंने जग को उठाकर देखा, उसमें पानी नहीं था। वे पानी लेने जैसे ही किचन में जाने लगे तो उन्होंने देखा उनके बेटे बहू के कमरे की बत्ती जल रही है। उन्हें उनके बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रोहित, मैं तो कहती हूँ इन बुढ़े बुढ़िया को रास्ते से ही हटा दो तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तभी रोहित बोला, यार लेकिन माँ के एक्सीडेंट के बाद से तो पुलिस ने मुझे सख्त हिदायत दे रखी है कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, वरना इन्हें कुछ भी होता है ना तो इनकी सक की सुई मेरी तरफ ही लटकेगी, समझी? मीरा बोली, अरे मेरे भोले पति देव, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है। मैंने अपनी सहेली से कहकर इनके पागल होने का सर्टिफिकेट भी बनवा रखा है और कैसे इन्हें पागल साबित करना है वो भी उसने मुझे बता दिया है। रोहित बोला, कैसे? तब मीरा बोली, अरे सही समय तो आ जाने दो, वे दोनों ही अपने आप को पागल साबित कर देंगे। देखना, मैं उन पर झूठा इल्जाम लगाकर भी इतनी भोली बन जाऊंगी कि वो बुढ़ा तो मारे गुस्से के तिल मिला जाएगा, वही वो बुढ़िया अपने पति का ही पक्ष लेगी। बस हमारा काम बन जाएगा, इतना ही काफ़ी रहेगा उन्हें पागल साबित करने के लिए। उसके बाद सभी आस पड़ोस वाले यही कहेंगे कि इन्हें पागल खाने भेज दो, लेकिन हम ऐसा दिखाएंगे कि नहीं, ये दोनों हमारे पास कई दिनों से काम कर रहे हैं, इसलिए इनसे हमें लगाव हो गया है, इसलिए हम इन्हें माँ बाप की तरह रखते हैं, इसलिए हम अपने घर पर रखकर ही इनकी सेवा करेंगे और किसी दिन अच्छा अवसर देखकर इन्हें ऐसी मौत देंगे कि एक कान की खबर दूसरे कान को पता नहीं चलेगी। और कैसे अंजाम देना है उसके बारे में भी मैंने सोच लिया है, क्योंकि इस बुढ़े को जितनी पेंशन मिलती है उससे ज़्यादा तो इसकी दवाई में खर्च हो जाता है और काम करने को बोलो तो हंगामा खड़ा करता है। इसलिए अब ये दोनों मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बहू की ऐसी बातें सुनकर मोहन जी, जो कभी दो दो बेटों के पिता होने पर गर्व से जीते थे, आज वही पिता उन्हीं बेटे बहू के साजिश का शिकार हो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गए और बिमला जी को उठाकर सारी बात बताने लगे और पूछा कि तुम्हारा एक्सीडेंट कब हुआ और किसने किया था। तब बिमला जी उस दिन की सारी बात बताई कि किस तरह वो रोहित की कार से टकराई और पुलिस वालों ने उसे क्या कहा। मोहन जी समझ गए कि रोहित उन्हें किस मजबूरी में रख रहा है, वरना तो वो उन्हें अपने पास एक सेकंड भी नहीं रखता। अपनी बेइज्जती कराने और बेमौत मरने से अच्छा तो उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना रातों रात कहीं चले जाएं। आखिर बहू के पास पुख्ता सबूत है कि हम दोनों पागल हैं। वे दोनों अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से उसी समय निकल गए। जाने से पहले उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू के कमरे की लाइट बंद हो गई है, मतलब वे दोनों सो गए हैं। ऐसा सोचकर वे दोनों वहां से चुपचाप निकल गए। घर से निकलकर वे दोनों एक होटल के पास पहुंचे। होटल का मालिक सुबह चाय नाश्ता बनाने के लिए आग जला रहा था। बिमला जी ने कहा, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा क्या? उस दिन वो आदमी
आग जलाने के लिए लेट हो गया था। उसने उन्हें झिड़की देकर भगाने की कोशिश की कि अभी उसने पानी नहीं भरा है। वे दोनों वहीं बैठकर उसे देखते रहे। जब वो किसी काम से अंदर गया, इधर बिमला जी ने आग जला दी। वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसे आग जलानी नहीं आ रही थी। फिर उसने उन्हें खुश होकर चाय और पानी दोनों ही मुफ्त में दे दिया। फिर वे दोनों आगे बढ़े तो देखा रेलवे स्टेशन पर एक मोची की दुकान के पास कुछ बेकार के ब्रश और पॉलिश का सामान पड़ा हुआ है। मोहन जी ने उन्हें उठाया और कुछ दूरी पर बैठ गए। एक सज्जन आए और बोले, बाबा मेरे जूते जल्दी से पॉलिश कर दीजिए, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। मोहन जी ने उसे खाली डिब्बे से पहुंचकर उसके जूते पॉलिश कर दिए। उसने उसके 50 रुपये दिए। वे दोनों बहुत खुश हुए। जब वो लड़का इंटरव्यू देकर आया तो वो सिलेक्ट हो गया। उसने उन्हें खुश होकर एक मिठाई का डब्बा दिया और 100 रुपये इनाम के रूप में दिए और उनके साथ सेल्फी भी ली। उस दिन तो मोहन जी और बिमला जी बहुत ही खुश हुए। अब वे दोनों सोचने लगे, क्यों ना इन पैसों से हम अपने गांव चले जाएं। जब वो अपने गांव गए तो पता चला उनके दोनों बेटों ने उनका घर और खेत सब बेच दिया। वे दोनों अपने बेटों की इस करतूत से बहुत ही दुखी हुए। अब वे दोनों गांव में रहकर क्या काम करते, क्योंकि गांव में सभी लोग उनकी इज्जत भी बहुत करते थे, क्योंकि वे सरकारी नौकरी करने वाले थे और उनके दोनों बेटे शहर में रहते थे, तो उनको तो पैसों की कोई कमी नहीं है। इसलिए गांव के लोगों के घरों में मजदूरी भी नहीं कर सकते थे और बेटों ने धोखे से उनके अकाउंट को अपने अकाउंट से जोड़ लिया था ताकि वे अपनी पेंशन के पैसे भी ना निकाल पाए। अब मजबूरन अपनी इज्जत बचाने और पेट भरने के लिए उन्हें शहर की शरण तो लेनी ही पड़ेगी। रोते हुए वे दोनों फिर से दूसरे शहर में चले गए ताकि उनके बेटों का मुंह देखना ना पड़े। अब वहाँ वे दोनों पति पत्नी फूल बेचने लगे। उनके फूल कोई लेता कोई नहीं लेता था। कभी उन्हें खाना मिलता, कभी नहीं भी मिलता था। एक दिन फूल बेचते हुए वे उसी लड़के से टकरा गए। उस लड़के ने उन्हें पहचान लिया और बोला, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो पहले इतना कहा ही था। कि मोहन जी बोले, बेटा पेट क्या से क्या नहीं करवा देता। अब तो हम लोग इसी शहर में रहते हैं। हम मतलब आपकी पत्नी भी क्या? हाँ बेटा, वो देखो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो चुपचाप बैठी है, वरना वो भी मेरे इस काम में मदद करती है। उस लड़के ने कहा, बाबा आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ क्या? आपके परिवार में कोई नहीं है? मोहन जी बोले, बेटा कहने को तो मेरे दो बेटे हैं, पोता पोती हैं, लेकिन अपना कहने के लिए कोई नहीं है। तो बाबा आप उन पर केस क्यों नहीं कर देते? बेटा अपने ही बच्चों के ऊपर केस करके क्या जीना, उससे अच्छा तो मरना भला होगा। यही सोचकर केस नहीं किया। और उस दिन वाली बात मोहन जी की आंखों के सामने चलचित्र की भांति तैर गई कि अगर मैं उन पर केस भी करता हूँ तो वे लोग मुझे सब पागल साबित करके केस जीत जाएंगे और ऐसे अपने ही बच्चों से केस लड़कर क्या जीना। यही सोचकर मोहन जी दूसरी राह पकड़ ली और वह लड़का अपने रास्ते चला गया। जब वो लड़का अपने घर गया तो अपनी प्रोफाइल फ़ोटो देख रहा था तो उसमें वो फ़ोटो भी थी जिस पर उसके पिता की नज़र पड़ी। उस फोटो को देखकर वो चौंक गया। उसने कहा, अरे बेटा रमन, ये तुमने किसके साथ अपनी फ़ोटो ली है? फिर से दिखाना तो। रमन ने वो फ़ोटो फिर से दिखाई। रमन के पिता कोई और नहीं, वही अनाथ राजू था जिसे बिमला जी ने 400 रुपये दिए थे और कहा था भीख मांगना 100 बार मरने के समान होता है। उसने देखा, अरे ये तो वही बाबूजी है जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसने कहा, ये तुझे कहाँ मिले? तब रमन ने उनके बारे में सारी बात बताई।
जबकि राजू उन्हें रोज याद करके भगवान की तरह उनकी पूजा किया करता था। और उनके नालायक बेटों ने उनकी ऐसी दुर्गति कर दी। राजू बोला, बेटा क्या तू मुझे अभी की अभी लेकर चलेगा, वरना वे लोग कहीं और ना चले जाए। रमन बोला, पापा वे लोग कहीं नहीं जाएंगे, अभी रात हो गई है, कल सुबह ही चलेंगे। राजू के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसे अब 1 मिनट भी रुकना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने कहा, नहीं बेटा, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, पता नहीं मेरे बाबूजी किस हाल में होंगे, मुझे अभी ही ले चल। राजू की जिद के आगे रमन कुछ नहीं बोला और उसे लेकर चला गया। उसी समय पुलिस की टीम रेलवे स्टेशन में जितने भी बेसहारा बेघर लवारिस लोग थे, सभी को बचाव केंद्र में लेकर जा रहे थे, इसलिए पुलिस की गाड़ी में बैठा रहे थे। तभी राजू मोहन जी को आवाज लगाता हुआ दौड़ पड़ा, बाबूजी बाबूजी। मोहन जी को वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने उस आवाज की तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कोई अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तरफ दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है। जब वो पास में आ गया तब भी मोहन जी ने उसे नहीं पहचान पाए, लेकिन जब रमन को देखा तो बोले, अरे बेटा तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये कौन है? माफ करना बेटा, मैंने आपको नहीं पहचाना, कहते हुए उससे दूर होने लगे। तब राजू उनके पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, बाबूजी मैं आपका राजू, आपने अपने राजू को नहीं पहचाना? और अम्मा आपने ही तो मुझे भीख मांगने से मना किया था, और आज आपके ही आशीर्वाद से मैं एक काबिल इंसान बन पाया हूँ। चलिए बाबूजी, अम्मा जी, आपका बेटा अब आप लोगों को अपनी मेहनत की कमाई खिलाएगा, उसमें भीख का 1 रुपया भी नहीं है, बल्कि अम्मा जी के द्वारा दिए गए 400 और बाबूजी के द्वारा दिए गए 10 रुपये से तैयार किए गए कारोबार से ही आपका बेटा आज इस मुकाम तक पहुंचा है। अर्थात आपका 410 का ब्याज ही है जो आपके बुढ़ापे में सहायता प्रदान करेगा। मोहन जी और बिमला जी की आंखों में आंसू आ गए और वो दोनों उनके साथ उनके घर चले गए। वहां जाकर देखा तो राजू का 3 स्टोरी बिल्डिंग किसी बंगलों से कम नहीं लग रहा था। राजू ने बताया उसे नीचे की दुकान से हर महीने 50,000 किराया मिल जाता है और ऊपर से 30,000 मिल जाते हैं, और बीच वाले सेक्शन में वो अपने परिवार के साथ रहता है। मोहन जी और बिमला जी उसकी तरक्की देखकर खुश हो गए। अब राजू और उसका परिवार मोहन जी और बिमला जी की खूब सेवा करते। अब वे दोनों पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगे, इसलिए उन्हें ज़्यादा दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसी दौरान राजू ने उन्हें बताया कि उसने अस्पताल में उनका ऑपरेशन का बिल भी भरा था, क्योंकि वो उस समय अपनी पत्नी के साथ किसी से मिलने गया था और उसे पता चला कि आपका पैसों के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। दोबारा गया तो आप लोग वहाँ से जा चुके थे। उधर रोहित को कैंसर की बीमारी हो गई, इसलिए वो अस्पताल में भर्ती हो गया। उसकी जॉब छूट गई। मीरा उसका ध्यान रखने अस्पताल में ही रहने लगी, तो उसकी भी जॉब छूट गई। जितना भी पैसा उन्होंने बचत किया था सारा खर्च हो गया, यहाँ तक कि उनका घर भी बिक गया। उनके बच्चों की पढ़ाई भी अधूरी रह गई। मीरा को इन सब का इतना गहरा सदमा लगा कि वो पागल हो गई। कहाँ तो वो अपने सास ससुर को पागल बनाने चली थी और खुद ही पागल बन गई। रोहित ने देखा उसके बच्चे भी अब उसके पास नहीं आते थे, ना ही उसका हाल चाल पूछते थे। वो अपनी पत्नी की हालत देखता, अपनी बीमारी के बारे में सोचता और बच्चों के बारे में चिंता करता। ये सब सोच सोचकर वो सूख कर कांटा हो गया था। उसने इतना कर्ज ले लिया था कि लोगों के सामने सिर उठाकर खड़ा होने लायक उसकी इज्जत नहीं बची थी। वही मोहित का भी पूरा कारोबार चौपट हो गया। उसे भी बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ।
उसने भी बड़े बड़े व्यापारियों से इतना कर्ज ले लिया था कि लोग उसकी जान के दुश्मन बन बैठे थे। कर्जदार अब तो घर पर पैसे मांगने आ जाते थे। उसने भी कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगा। उसकी पत्नी रीना ने देखा उसका पति अब कंगाल हो गया है, तो वो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। अब मोहित अकेला घर में रहता और कर्जदारों का फ़ोन पर फ़ोन आते तो रोज़ ही शराब पीने लग गया। और एक दिन ऐसा आया कि वो नशे का आदी हो गया और लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरने लगा। उधर राजू का बेटा रमन मोहन जी और बिमला जी से अच्छी अच्छी बातें सीखता और उनकी अपने मोबाइल में वीडियो भी बना लेता, जिन्हें वो यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्रोग्राम में डालता, जिससे उन्हें काफ़ी आमदनी होने लगी। अब तो मोहन जी और बिमला जी बहुत चर्चित चेहरे हो गए थे। लोग उनसे मिलने आते, कई लोग मदद भी मांगने आते। एक दिन मोहित ने सोचा मैं भी जाकर देखता हूँ। वो भी चला गया मदद मांगने। वहाँ उसने अपने माँ पापा को देखा तो देखता ही रह गया। उसने रोते हुए अपने पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मोहन जी बोले, अरे बेटा, ऐसे तो कई लोग मुझे कोई बाबा, कोई पिताजी, कोई बाबूजी कहते रहते हैं, तो मैं सबका पिता तो नहीं बन जाऊंगा ना। लगता है ये बेचारा भी मजबूरी का मारा होगा, इसलिए इतना परेशान और दुखी है। बताओ भाई, तुम्हें क्या चाहिए? जो बोलोगे वही मिलेगा। मोहित अपने पिता को देखकर दंग रह गया। फिर वो अपनी माँ से बोला, माँ आप भी भूल गई क्या अपने बेटे को? बिमला जी बोली, अरे क्या तुम मुझे भी पहचानते हो बेटा, जो मुझे माँ कह रहे हो? अरे जो चाहिए वो बोलो, आपको ज़रूर मिलेगा। और रमन से बोली, दे दो बेटा रमन, इनको क्या चाहिए? वैसे तो भीख मांगकर नहीं खाना चाहिए, लेकिन किसी किसी की आदत होती है, किसी को धोखा देकर उसकी संपत्ति हड़प लेना, फिर उसी से भीख मांगना। लेकिन कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान ने तो हमें देना सिखाया है, इसलिए आज भी दोनों हाथों से दे ही रहे हैं। लेकिन लोगों को कब समझ में आएगा पता नहीं। और मोहित के ऊपर नोटों की बरसात कर दी। मोहित आंसू बहाता रहा और रो रो कर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता रहा कि किस तरह उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए और वो बेघर हो गया, इधर उधर लवारिस की तरह घूम रहा है। उसी बीच रोहित ने भी एक दिन यूट्यूब पर देखा कि उसके माँ बाप बहुत फेमस हो चुके हैं और हर गरीबों की मदद करते हैं, तो वो भी उनके पास मदद मांगने गया। वहाँ जाकर देखा तो उसके माँ पापा रईसों की तरह रेशमी कपड़े पहने 3 मंजिला बंगलों में रहते हैं और उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहता है। और दोनों पति पत्नी लोगों के ऊपर जैसे पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। उनकी ऐसी तरक्की देखकर वो दंग रह गया। वो उस दिन भर लोगों का आना जाना देखता रहा और अपने मोबाइल में वीडियो बनाता रहा। जब लोगों का आना जाना कम हो गया, तब वो अपने पिता के पास गया और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और उनसे पूछा कि वे लोग इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर लिए। तब मोहन जी बोले, बेटा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और उनके घर से निकलने से पहले से लेकर उस दिन तक का सफ़र बताया कि उसने उनके साथ क्या क्या और उन्होंने कैसे कैसे कष्ट सहे और उनका एहसानमंद मुंह बोले बेटे ने उनकी कैसे मदद की और आज उसी की मदद से वे दोनों कितने खुश हैं। तब रोहित ने भी अपनी गलती मानते हुए वो सारी बातें बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अब उसे उनकी मदद की सख्त आवश्यकता है। मोहन जी बोले, सब कुछ लूट लेने के बाद भी हमारी मदद ही चाहिए। निर्जल, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। तुम दोनों भाइयों ने हमारे साथ इतना गलत किया
कि तुम्हारी शक्ल देखने की इच्छा नहीं हो रही है, दूर हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से, और वहाँ से अंदर चले गए। रोहित पिताजी पिताजी कहता रह गया, लेकिन उसे ना ही उसके पापा दोबारा मिले और ना ही माँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले।